हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस। ठीक है, ये जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फंक्शंस, ठीक है, ये बेसिकली क्लास 12th के लिए है। बट अगर कोई बच्चा 11th का है, ठीक है, या 12th पास आउट है, तो वो भी इसकी हेल्प ले सकता है। ठीक है, इस वीडियो को देख सकता है और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। ठीक है, मतलब जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो भी आराम से इसको देख के समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन फंक्शन देखो, पहले समझ लो, फंक्शन ना एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, अब स्पेशल टाइप का मतलब क्या है वो कंडीशन मैं भी बताऊंगा आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज यह कह सकते हो कि रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एक तरह का मैपिंग था, करेस्पॉन्डेंस था। किसके बीच में था? सेट के बीच में था, दो सेट के बीच में था। ठीक है, अच्छा, आसान तरीके से ऐसे समझो, पहले आया सेट, उसके बाद आया क्या आया तुम्हारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। ठीक है, सेट आया, फिर उसके बाद से कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, फिर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बना वो रिलेशन कहलाया। और अब रिलेशन में कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे या कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे, तब वो क्या बनेगा? वो बनेगा फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए फंक्शन को पहले लिख लेता हूं मैं, ठीक है, डेफिनेशन को। उसके बाद मैं इस पे एग्जांपल लेता हूं और एक्सप्लेन करता हूं आपकी कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो क्या होता है फंक्शन? लिखेंगे हम लोग अ रिलेशन ऑब्लिक मैपिंग, लोग मैपिंग ही बोल सकते हैं इसको, या करेस्पॉन्डेंस, कुछ भी कह सकते हो तुम, बिटवीन टू नॉन empty सेट्स ए एंड बी। ठीक है, किसके बीच में है? दो नॉन empty सेट्स ए एंड बी, सच दैट, अब किस टाइप का रिलेशन है या किस टाइप की मैपिंग है? सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, डेफिनेशन को मैं पढ़ ले रहा हूं और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। एक ऐसा रिलेशन, मैपिंग या करेस्पॉन्डिंग, किसके बीच में? बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। हमारे पास हमने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, क्या ले लिया? ए ले लिया और बी ले लिया। सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि सेट ए का हर एलिमेंट, ठीक है, समझ में आ रही है बात? सेट ए का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए उसके पास? इज हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी, मतलब कि कह सकते हो कि अगर किसी रिलेशन में सेट ए के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज आती हो, कहां आती हो? सेट बी में आती हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, जरा इसको हम लोग मैपिंग के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एरो डायग्राम से समझते हैं कि कौन सा मैं आपको 3-4 रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करूंगा और हम ये समझेंगे बेटा कि कौन सा रिलेशन क्या है, फंक्शन बन रहा है, और कौन सा फंक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स लेता हूं मैं, कुछ रिलेशंस का है। ये एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें 1 2 3 ले लिया मैंने, इसमें ए बी और सी ले लिया। ठीक है, ऐसे ही मैं और सारे ले रहा हूं कि मान लो एक सेट ए, यहां भी एक सेट हमने क्या ले लिया? बी ले लिया। ठीक है, यहां भी एक पेयर ले लिया हमने, एक ए और एक क्या? बी ले लिया। सेम एलिमेंट्स 1 2 3, मैं डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब यहाँ ए और बी के बीच में, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में अलग रिलेशन होगा, यहाँ सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में अलग टाइप का रिलेशन दिखाऊंगा, यहाँ सेट ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में अलग टाइप रिलेशन दिखाऊंगा, और चेक करेंगे हम लोग कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बन रहा है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और कौन सा फंक्शन नहीं बन रहा है। चलिए, यहाँ ए बी सी ले लिया, ये भी 1 2 3 ले लिया, ए बी और सी ले लिया। ठीक है, ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 1 2 और ये 3, ये भी क्या हो गया? ए बी और सी। फिर हम लोग रिलेशन कर देते हैं एलिमेंट्स के बीच में, फिर चेक करते हैं कौन सा फंक्शन बन रहा है और कौन सा फंक्शन नहीं बन रहा है।
चलो भाई, ये हमारे 4 रिलेशन है। अब हम इनको चेक करेंगे कौन सा फंक्शन है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और कौन सा नहीं है। देखो ध्यान समझना, पहला इस डेफिनेशन में एक चीज समझ लो, 2 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये हमारा पहला पार्ट है। मतलब ये है कि जो रिलेशन होगा ना उसमें सेट ए के हर एलिमेंट को क्या करना होगा, यूज होना होगा, ठीक है। हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कौन कौन सा रिलेशन ऐसा है जो पहले पार्ट को सेटिस्फाई करता है। तो क्या होगा, कह रहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहां देखो भाई, यहां सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज ही नहीं हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 बच गया ना। ये हमारा क्या हुआ, हाफ डेफिनेशन पे ही क्राइटेरिया नहीं हो रहा, तो इसमें आगे बढ़ने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब आओ जरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले रिलेशन को चेक करो। भाई सेकंड वाले में देखो सारे एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। यहां देखो, अच्छा इसमें रिलेशन को देखो, तो इसमें भी मैंने क्या कर दिया, 2 को नहीं लिया, तो ये भी क्या होगा हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, नहीं यूज हो रहे हैं। तीसरे में देखो, सॉरी चौथे में भी सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो हाफ कंडीशन इन दोनों ने सेटिस्फाई की, ठीक है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। क्या कह रहा है, हैज यूनिक इमेज, या A is having unique image in set B। तो set B में चेक कर लो भाई, 1 का इमेज A आया, 2 का इमेज B आया, 3 का भी इमेज क्या है, B आया, ठीक है। फिर यहाँ देखो 1 का एक ही इमेज है A है, 2 का भी एक ही इमेज B है, 3 का भी एक ही इमेज क्या है, C है। तो ये भी फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन हो गया, ठीक है। अब कुछ लोगों को जो लोग एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, ठीक है, या किताब को पढ़ते ज्यादा है, ठीक है, किताब पढ़ो गलत नहीं है, बट उसको ब्लाइंडली मत फॉलो करो, ठीक है। उसकी जो वो कहना चाहता है ना उस चीज को समझो। देखो क्या मतलब है, कुछ लोगों को लगेगा कि ये कैसे फंक्शन हो सकता है। भाई क्या लिखा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज, मतलब सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो ए का एलिमेंट रिलेशन बना के बी में मिलेगा उसको हम लोग इमेज बोलते हैं, और जो बी का एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ बनाएगा उसको प्री इमेज बोलते हैं। तो यहाँ कोई प्री इमेज जैसा वर्ड लिखा नहीं है, क्या लिखा है, यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब ये है कि सेट ए का हर एलिमेंट का यूनिक है। तो 2 का देखो, 2 का एक ही इमेज आ रहा है ना, बी आ रहा है ना, क्या 2 किसी और के साथ अटैच है, नहीं, तो 2 की एक ही इमेज आई, 3 की भी क्या है, एक ही इमेज है। वो सेम है, वो डजंट मैटर, बट दोनों की इमेज क्या है, सेम है। लेकिन ये दोनों तो अलग अलग हुए, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हो कि सेट ए के हर एलिमेंट यूज होंगे। ध्यान सुन लो, किसी भी रिलेशन में अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं, हाँ सेट बी के कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं या सारे कवर हो जाते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें से फंक्शन कौन कौन सा हुआ, ये सेकंड वाला और ये फोर्थ वाला फंक्शन हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद से हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा फंक्शन का, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, मैपिंग दिखाई थी, 4 मैपिंग्स दिखाई थी, उसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई किया कौन सी मैपिंग क्या है, फंक्शन बन रही है और कौन सी मैपिंग फंक्शन नहीं बन रही है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसको मैथमेटिकली समझते हैं कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ध्यान समझिए, मानते हैं हम लोग मैथमेटिकली, ठीक है, एक्सप्रेशन, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है ना हमको, तो जो हम बार बार डेफिनेशन तो देखेंगे नहीं, हम उसको मैथमेटिकली समझेंगे। हम मानते हैं कि f एक फंक्शन है सच दैट, इसको हम लोग सच दैट कहां से कहां तक है, a से लेके b तक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, f सच दैट a to b, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि y इज इक्वल्स टू क्या, fx, ठीक है। y इज इक्वल्स टू क्या होगा, fx। या तुम ऐसे समझ सकते हो भाई इजी तरीके से कि मान लो हमने a के एलिमेंट्स लिए, उसके ऊपर f ऑपरेटर लगाया, ठीक है। फंक्शन भी एक टाइप का क्या होता है, ऑपरेटर होता है। a के एलिमेंट्स लिए, उसके ऊपर f ऑपरेटर लगाया, और जो हमको रिजल्ट मिलने वाला था वो मिला fx, उसी को हमने क्या बोल दिया, y बोल दिया, और ये किस में बिलोंग करेगा, सेट बी में बिलोंग करेगा। तो ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मान लो कुछ बच्चों को लगता है मैं एक और डेफिनेशन बता दूं, ठीक है। तो इजी डेफिनेशन ऐसे समझ लो फंक्शन की, ये जो अभी इसके पहले पढ़ा वो क्या था, एरो डायग्राम मेथड था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो हम लोग रिलेशन जैसे कोई दिया है ना, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, किस फॉर्म में दिया है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो डायरेक्ट आप उसको देख के कैसे बताओगे कि वो रिलेशन क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है कि फंक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एक मैपिंग देता हूं, ठीक है, वो फंक्शन भी है, उसको मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा सेट ए हो गया, ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, सेट बी हो गया। इसमें 1 2 3 आया, ठीक है, इसमें ए बी सी आया, ठीक है। 1 का ए से कर दिया मैंने, 2 भी ए से कर दिया मैंने, ठीक है, और 3 को मैंने कर दिया किससे, सी से, ठीक है। पहले ये चेक करते हैं कि जो डेफिनेशन कह रही थी उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन हो रहा है कि नहीं। क्या बोला था डेफिनेशन ने कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए। तो देखो भाई, इसमें सेट ए का 1 भी 2 भी और 3 भी सारे एलिमेंट्स यूज हो गए। इज हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी, तो उसका क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब 1 किससे जुड़ा है भाई, ए से जुड़ा है। 2 किससे जुड़ा है, ये भी ए से जुड़ा है। वो दूसरी चीज है, इसमें सेम से जुड़े, बट 1 की एक ही इमेज बन रही है ना, 1 किससे, एक ही से जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ए हो गया। 2 क्या हो गया, एक ही से जुड़ रहा है, तो इसकी भी यूनिक इमेज, और 3 भी क्या है, सी से जुड़ रहा है, ये भी। तो ये फंक्शन तो है, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन है तो इसको जरा हम कैसे ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे। तो मान लो अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखने के लिए बोलूं, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ, तो 1 ए लिख देंगे हम लोग। 2 किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ जुड़ा है, तो 2 और बी लिख देंगे हम लोग। 3 किससे जुड़ा है, सी से जुड़ा है, तो 3 सी लिख देंगे हम लोग। तो ये देखो, ये आपका एक रिलेशन है, कहां से, सेट ए से सेट बी पे हुआ। रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखो कैसे, मान लो ये तो मैपिंग से हो गया, तो डेफिनेशन से तुम समझ सकते हो। ये अगर रिलेशन इस तरह से दे दे तो तुम कैसे बताओगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है। देखो ध्यान समझो, फंक्शन के लिए अगर मान लो ऑर्डर पेयर में है तो सबसे इजी तरीका है, ठीक है, इसको बात को नोट करना। अगर कोई रिलेशन ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग वेरीफाई करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है कि हर ऑर्डर पेयर का, सुन लो, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब समझ में आया, इफ इन अ रिलेशन, ठीक है, फर्स्ट स्लॉट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज नॉन रिपीटेबल। ये सेंटेंस सुन लो, इसको दिमाग में बैठा लो। इफ अ रिलेशन इज इन ऑर्डर पेयर फॉर्म, देन फर्स्ट स्लॉट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज नॉन रिपीटेबल, सो द गिवन रिलेशन विल बी अ फंक्शन। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन दिया गया है, उसके सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट एलिमेंट नॉन रिपीटेबल हो। अब देखो इसने क्या बोला, इसके डेफिनेशन को अच्छे समझो। इसने बोला फर्स्ट स्लॉट एलिमेंट नॉन रिपीटेबल हो, सेकंड वाला रिपीट कर जाए ना करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्स्ट को क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटेबल होना चाहिए। देखो भाई, फर्स्ट 1 है, यहाँ कहीं 1 दोबारा कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 है, अगले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट एलिमेंट 2 है, ये कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट एलिमेंट क्या है, 3 है, तो ये भी कहीं और नहीं दिख रहा है। ठीक, अच्छा इसको गलत लिख दिया था क्या मैंने, ये 2a है ना, 2b नहीं होगा, ये क्या होगा, 2a होगा। क्यों, क्योंकि 2 किससे जुड़ा हुआ है, a से जुड़ा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। अब इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, अब देखो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। 1 कहीं और दिखा, नहीं दिखा। 2 कहीं और दिखा, नहीं दिखा। देखो सेकेंड स्लॉट का एलिमेंट रिपीट कर जाए ना करे, इट डजंट मैटर, लेकिन फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मैथमेटिकली हम कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए बेटा, हम लोगों ने कैसे क्या क्या पढ़ लिया अभी। हम लोगों ने पढ़ा मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे फंक्शन को, और फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा डोमेन के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं मैं। देखो तुम एक चीज समझ लो, सारे फंक्शंस जो होते हैं ना वो रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, बट सारे रिलेशन फंक्शन हो, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये हमेशा सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइए डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, डोमेन स्टार्ट करने से पहले मान लो हम लोगों ने लिया क्या, एफ एक फंक्शन है, कहां से कहां तक, ए से बी पे। ठीक है, तो डोमेन का मतलब है, ध्यान समझो, जो सेट ए होगा ना, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेट ए विल बी क्या, डोमेन ऑफ फंक्शन। ये क्या, फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, फिर बात आती है कि क्या, कोडोमेन की। ठीक है, अगला आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, ए हमारा डोमेन है, जो सेट बी होगा यही क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो हम लिख सकते हैं सेट बी विल बी कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये यहां तक तो इजीली समझ में आ गया, लेकिन जो मेन चीज है ना,
रेंज, कि रेंज क्या होता है, किसी फंक्शन का रेंज क्या होता है। तो आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि सेट बी के ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से क्या करते हो, रिलेट करते हो, उसी को क्या हम बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, all those elements of किसके, सेट बी, which are related to या एसोसिएटेड लिख दो, related to elements of सेट ए। ठीक है, मतलब ये है कि बी के ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो सेट ए के एलिमेंट से क्या करते हो, रिलेट करते हो, वो सारे किस में आएंगे, फंक्शन की रेंज में आएंगे। ठीक है, या उनका जो कलेक्शन होगा, उनका जो सेट होगा, वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इजी डेफिनेशन हो गई किसकी, डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की। ठीक है, अब इसके बाद से बेटा मैं बता दूं, ये तो हमारा बेसिक हो गया अभी। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बाद से जैसे तुम्हारा आता है बेसिकली डोमेन कैसे निकालते हो, रेंज कैसे निकालते हो, फिर आता है ग्राफ, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद जो क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, वन वन करेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे कह सकते हो कि बेसिकली 2-3 लेक्चर के बाद जो है हमारा जो मेन क्लास 12 बोर्ड्स में आता है वो यूज होगा। हाँ, बट एक चीज बता दूं मैं, जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो इसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, बेसिक है, और यहीं से अगर मान लो तुम डोमेन निकालना समझ जाओगे तो आगे वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, हाँ जी बेटा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, इसको डोमेन के बारे में, कोडोमेन और रेंज के बारे में। अब एक चीज डोमेन और फाइंड करने से पहले, जैसे कैसे डोमेन फाइंड करेंगे, तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं एक चीज, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बहुत आसान सी चीज है, ध्यान समझना, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तुमको लग रहा होगा ये एक फंक्शन का टाइप है, बिल्कुल टाइप है, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस की चीज है। ठीक है, तो और समझ लो अच्छे से। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा फंक्शन, ठीक है, अच्छा एक और चीज, कोई भी ऐसा फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी तुम्हारे सिलेबस में फंक्शंस आएंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल वैल्यूड होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, रियल वैल्यूड होंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब कि ऑल द फंक्शन व्हिच आर हैविंग द डोमेन एंड डोमेन एंड रेंज एज अ रियल नंबर और इट्स सबसेट। ठीक है, अब हिंदी में सुन लो कि सारे के सारे ऐसे फंक्शन जिनका डोमेन और रेंज क्या हो, या तो रियल नंबर हो, या तो रियल नंबर का क्या हो, सबसेट हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। सेकंड बात, तुम्हारे सिलेबस में जितने भी फंक्शंस हैं सब क्या होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कैसे डोमेन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा हाउ टू फाइंड डोमेन। ठीक है, अब हाउ टू फाइंड डोमेन में पहले समझ लो क्या क्या हो सकता है। देखो, पहला एक तरीका हो सकता है कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखें, और अगर कोई क्या कहते हैं फाइनाइट वैल्यू आए, या ऐसे कह सकते हो कि एक डिफाइंड आंसर आता हो, वेल डिफाइंड आंसर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि मान लो हम अगर जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो डिनोमिनेटर में है, तब उसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे। तीसरा मेथड ये हो सकता है कि जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो स्क्वायर रूट में हो। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में होने का दो चांसेस है, या तो न्यूमरेटर में हो, या तो क्या हो, डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, तो मैं सबको लिख दे रहा हूं कि कैसे कैसे तुम निकालोगे। ठीक है, एक तरीका है कि इनपुट, पहला क्या तरीका है, आप क्या करो, एक्स की वैल्यूज इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, उसके लिए क्या है, क्या वैल्यू इंट्रोड्यूस करें जिसपे हमको फाइनाइट वैल्यू मिले। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो डोमेन में आता है। ठीक है, ये तो ये इनपुट वैल्यूज हो गया। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, ठीक है, जैसे हमारा फंक्शन जनरली y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है इन जनरल, तो x की पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच y इज क्या, डिफाइंड और नॉट। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये सब डोमेन है, ये भी डोमेन हो सकता है, ये भी। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच
y इज फाइनाइट या डिफाइंड, ठीक है, जो भी कह सकते हो। तीसरा ये हो सकता है, ये तो हमारा जो पहला दूसरा केस है, ठीक है, या ये और ये जो पहला दूसरी कंडीशन है, ये हमारी तब है अगर फंक्शन किस में आ रहा हो, न्यूमरेटर में आ रहा हो। जो एक्सप्रेशन दिया गया है फंक्शन का वो कहाँ आ रहा हो, न्यूमरेटर में आ रहा हो। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या हो रहा हो, फंक्शन क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा हो। तो लेट 1/fx है, मान लो फंक्शन क्या है 1/fx। तब जो डोमेन ऑफ फंक्शन निकालेंगे ना, उसका मेथड होगा तुम्हारा कि डोमेन क्या करोगे, तुम करोगे fx नॉट इक्वल्स टू क्या, 0, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, जब क्वेश्चन लगाऊंगा तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। fx को नॉट इक्वल्स 0 करके वहां से क्या करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे। चौथा मेथड ये हो सकता है, ठीक है, ध्यान समझना, fx रूट में आ रहा है, ठीक है। fx कहाँ आया, रूट में आया, ठीक है। अब fx क्या होगा, जैसे मान लो मैं कह दूं कि ऐसे समझ सकते हो आसान तरीके से। अब fx अगर रूट में आ रहा है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि fx रूट में आने का मतलब fx के दो चांसेस हो गए, या तो वो न्यूमरेटर में आया रूट में, या तो वो क्या हो, डिनोमिनेटर में आया रूट में, ठीक है। तो मान लो ऐसे हो गया कि fx अगर रूट में आ रहा है तो fx क्या होगा, डोमेन निकालेगा, ये तरीका बता रहा हूं मैं, डोमेन कैसे निकालोगे, fx को ग्रेटर देन क्या करोगे, 0 करोगे, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 करोगे। कब, अगर fx क्या हो, इज इन न्यूमरेटर, ठीक है, fx कहां आ रहा हो, न्यूमरेटर में आ रहा हो। और दूसरा ये हो गया कि fx को ग्रेटर देन करोगे 0 अगर इफ fx इज इन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये मेथड हो गया कि fx अगर कहां आ रहा हो, डिनोमिनेटर में आ रहा हो, तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन 0 करेंगे। और fx अगर न्यूमरेटर में आ रहा हो तो उसको क्या करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू करेंगे। यहां लिख लो, इफ रूट fx, अगर रूट fx है तब, ठीक है। ये मैंने न्यूमरेटर में लिखा है, हो सकता है ये डिनोमिनेटर में भी आएगा। डिनोमिनेटर में आएगा तो ये कंडीशन लगाओगे, न्यूमरेटर में आएगा तो ये कंडीशन लगाओगे, ठीक है। ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस लग जाएंगे, इजीली लग जाएंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है कैसे हमको डोमेन निकालना है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, डोमेन निकालने की तरफ, ठीक है। चलिए अभी हम लोगों ने मेथड पढ़ लिया या प्रोसीजर पढ़ लिया, कैसे हमको क्या करना है, डोमेन को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ समझते हैं, हमारे पास दो फंक्शन दिया गया है, एक y इज इक्वल टू x माइनस 5 है, एक y इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1/x माइनस 11, ठीक है। तो हम दोनों का डोमेन निकालेंगे। देखो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन सिर्फ न्यूमरेटर में आ रहा है, बिना रूट के भी आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला, अब बताओ एक चीज, इस फंक्शन में हम अगर x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, कोई भी रियल नंबर, क्यों रियल नंबर रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि जितना भी तुम्हारे सिलेबस में फंक्शन है वो सारा का सारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो अगर सारा का सारा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, रियल नंबर हो सकती है। तुम कोई भी रियल नंबर रख के देखोगे, y की क्या आएगी, हमेशा फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो लिखेंगे फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, दिस इंप्लाइज y इज क्या, डिफाइंड या फाइनाइट। करेक्ट है कि नहीं, डिफाइंड या फाइनाइट लिखो। तो अगर डिफाइंड होता है तो दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ फंक्शन, मैं df लिख रहा हूं, इसको हम लोग डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, करेक्ट है। ये हो गया हमारा पहला। दूसरे को अगर हम लोग ध्यान से समझें, ठीक है। अब देखो एक चीज है, इन बच्चों को ये लगेगा कि यहाँ भी तो सारा का सारा रियल नंबर होगा, बिल्कुल सही है, आप अभी पूरी तरह से नहीं सही है। ये बताइए फंक्शन अब कहाँ आ रहा है, फंक्शन हमारा कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी लिखा था कि अगर फंक्शन मान लो डिनोमिनेटर में आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, fx does not equals to 0 करेंगे, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि अब देखो इसके पीछे का लॉजिक समझ लो कि फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो फंक्शन 0 क्यों नहीं हो सकता, भाई 0 भी तुम कहोगे कि सर 0 भी तो एक डिफाइंड वैल्यू है या फाइनाइट वैल्यू है। लेकिन एक बात बताइए, अगर फंक्शन नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में और इसको आपने 0 मान लिया या कह दिया कि ये 0 हो सकता है, तो अगर ये नीचे वाली वैल्यू 0 हुई तो 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, मतलब टोटल y की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। और इनफाइनाइट को तो हम काउंट नहीं कर सकते यार, डिफाइंड तो है नहीं है। तो सीधे क्या लिखेंगे, फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए डोमेन कैसे निकालेंगे हम, मतलब ये है। अच्छा एक चीज और समझ लो,
डिनोमिनेटर में आने का मतलब क्या हुआ कि अच्छा, डिनोमिनेटर में आने का मतलब कि इस फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, बट जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जीरो जैसे ही नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, पूरा का पूरा फंक्शन कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट पे जाएगा, जो आपके लिए क्या कहते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को डज नॉट इक्वल्स टू जीरो करेंगे। ये क्या है यहाँ, ये है 1/f(x). तो अगर ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि x -11 ये नॉट इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब है कि x किसके इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 11। ठीक है, तुमको मालूम है कि तुम्हारे सिलेबस में जो भी फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं जो भी फंक्शन आ रहे हैं सबका डोमेन क्या बनना चाहिए, रियल नंबर बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू 11 रखते हैं तो ये 1/0 बन रहा है, मतलब कि ये फंक्शन 11 पे डिफाइंड नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पे डिफाइंड होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कुछ पे पॉजिटिव आ जाए, लेकिन 11 पे क्या है, नहीं डिफाइंड होगा। तो रियल नंबर से हम क्या करेंगे, 11 को माइनस कर देंगे, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन। अब जब जो बनेगा वो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। चलो ये दो एग्जांपल हो गए, मैं तीसरा एक और लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड, मान लो लेट सपोज y बराबर मैं लिख दूं। ठीक है, ध्यान से समझा, x² -4 मैंने लिख दिया। अब सोचो, ये x² -4 लिखा मैंने। यहां भी अगर हम लोग देखें तो हम कोई भी रियल नंबर रखते जाए x के प्लेस पे। रियल नंबर क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में आने वाले सारे फंक्शन क्या हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो अगर हमारे सिलेबस में आने वाले सारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन हैं, जनरली हम क्या करेंगे, रियल नंबर रख के चेक करेंगे। तो बताओ x के यहाँ पे अगर मैं कोई भी रियल नंबर रखता हूं तो y की कोई ना कोई क्या है, फाइनाइट वैल्यू आएगी, मतलब y डिफाइंड होगा, कभी वो नॉट डिफाइंड पे तो जाने वाला नहीं है। ठीक है, मान लो मैं 4 रखूं, 11 रखूं, कुछ भी रखूं, ठीक है, या क्या कहते हैं 2 रखूं, 1 रखूं, तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हो सकता है मैं 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर 4 -4, ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, बट क्या कभी ऐसा होगा कि ये नॉट डिफाइंड हो, तो नहीं। हम लिखेंगे सिंस फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ क्या, रियल नंबर, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। x किसका एलिमेंट है, रियल नंबर का। तो जब x सारा रियल नंबर हो रहा है तो y क्या हो रहा है, इज डिफाइंड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हो गया कि डोमेन ऑफ फंक्शन सीधे क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। ठीक है, यहां देखो, अब यहां लीनियर था। ठीक है, जो एक्सप्रेशन था वो लीनियर था, एक बार न्यूमरेटर में आया, एक बार डिनोमिनेटर में आया। यहाँ क्वाड्रेटिक है, एक बार न्यूमरेटर में आया। अब एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर में आने पे क्या हो सकता है। तो मान लो अगर इस तरह से हो, अब इसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लेते हैं और चेक करते हैं। तो y बराबर हमने क्या लिखा भाई, 1/x² -4। अब ये बताइए, ध्यान से सोचिएगा आप लोग, फंक्शन कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जीरो, क्योंकि जैसे ही अगर डिनोमिनेटर में जीरो आया, ठीक है, मान लो मैं कह दूं कि x² -4 जीरो के इक्वल हो गया, और अगर जैसे ही डिनोमिनेटर में जीरो आया मतलब 1/0 मिला, और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट हो गया या नॉट डिफाइंड हो गया, तो फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है, फंक्शन वहां डिफाइंड नहीं हुआ उस पॉइंट पे। ठीक है, अब फंक्शन वहां डिफाइंड ही नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका, अगर फंक्शन कहाँ आया, डिनोमिनेटर में आया। ठीक है, अच्छा एक चीज और ये जो चीजें बता रहा हूं मैं, ये विदाउट रूट के लिए बता रहा हूं। अगली बार जो इसके बाद हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे वो विथ रूट के लिए पढ़ेंगे, मतलब विथ स्क्वायर रूट या विदाउट स्क्वायर रूट। ठीक तो ये सारे रूल किसके लिए हैं, विदाउट स्क्वायर रूट के लिए। तो मान लो हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डोमेन निकालने के लिए f(x) नॉट इक्वल्स टू क्या, जीरो करेंगे। तो यहां से मिलेगा हमको x² -4, ये नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो x -2 और x +2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब है अगर हम इसको नॉट इक्वल जीरो करें मतलब x 2 नहीं हो सकता, अगर दूसरे वाले को नॉट इक्वल जीरो करें तो x क्या हो सकता है, -2 नहीं हो सकता। अब जनरली जो तुम्हारा डिफाइन किया गया है फंक्शन को, वो रियल नंबर डिफाइन किया गया है, लेकिन ये एग्जांपल कह रहा है कि भाई मैं 2 नहीं होने दूंगा और -2 नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ अगर 2 रखते हो तुम तो 2 का स्क्वायर 4, 4 -4 क्या हो गया, जीरो।
-2 भी रखते हो तो -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कि 2 और -2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, बाकी सारे पे डिफाइंड है। तो हम रियल नंबर से -2 और 2 को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा। इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम पढ़ते हैं कि जो रूट में फंक्शन आते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उनका क्या डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नोट कर लीजिए आप। चलिए बेटा, यहाँ हम लोग 2 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, स्क्वायर रूट में है। एक न्यूमरेटर में आ रहा है, एक क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगा कैसे डोमेन निकालना है। जैसे मान लो न्यूमरेटर में अगर स्क्वायर रूट में आ रहा है तो तुमको ये मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, या मोर देन 0 हो सकती है। ठीक है, लेस देन 0 तो x माइनस 5 कभी नहीं हो सकता। मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये रूट में अंदर आने वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो अंडर रूट में नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अंडर रूट में अगर नेगेटिव आता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फंक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस फंक्शन के लिए क्या कहता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है। यहाँ से हम लिखेंगे, अभी मैंने बताया था कैसे करना है। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन निकालना है अगर अपन को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे ये एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू क्या, 0। मतलब कि x माइनस 5 क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ हमको x क्या मिलेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 5। मतलब कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 5 हो सकती है या तो 5 से बड़ी हो सकती है। जरा नंबर लाइन पे बना के देख लो, ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये आ गया क्या, 5। अब 5 से छोटी कोई वैल्यू रख के देखो, देखो ये फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 से छोटा कुछ रखने पे क्या आएगा, 5 से छोटा रखने पे आएगा, मान लो मैं रख दूं 4। तो यहाँ 4 माइनस 5 रूट में -1, रूट में नेगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब इधर डिफाइन नहीं हुआ। 5 रख के देखो तो रूट में 0, तो डिफाइन तो हुआ। तो 5 से स्टार्ट होगा और आगे कहाँ तक जाएगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या बनेगा, ये बनेगा क्लोज इंटरवल 5 कॉमा इनफाइनाइट। अब देखो क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्यों ओपन लगाया। देखो एक बात समझ लो, इनफाइनाइट जब भी आता है, इधर वो नेगेटिव में आए या वो पॉजिटिव में आए, तो उधर तो ओपन इंटरवल ही लगना है, जिस साइड भी आए वो। अब यहाँ 5 पे क्लोज क्यों किया, क्योंकि 5 पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब कि 5 से ही डिफाइन होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद से नहीं, 5 से ही स्टार्ट हो गया डिफाइन होना, इसलिए क्लोज इंटरवल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डोमेन होगा वो fx जो होगा ना, इस बार fx सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर हम 0 लिख लेते हैं तो भी फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में fx है, तो मतलब क्या हो गया, x माइनस 2 ग्रेटर देन क्या, 0। मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर देन क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। ठीक है, जरा आप नंबर लाइन पे देख लो, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये तुम्हारा 2। ठीक है, तो 2 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, 2 से छोटी वैल्यू मान लो मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 ले लो तो 1, ये रूट में 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1। ये भी नेगेटिव, रूट में नेगेटिव मतलब नहीं डिफाइंड, तो इधर तो तुम्हारा फंक्शन नहीं डिफाइंड हुआ। जरा 2 रख के देखो, तो 2 रख के देखोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 मतलब 0, और नीचे 0, नीचे 0 आ रहा है ना फंक्शन में, 1/0 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी नॉट डिफाइंड, मतलब 2 पे नहीं डिफाइंड है। अब इसके आगे कुछ रख के देखते हैं, 3 रख के देख लें, तो 3 माइनस 2 क्या, √1 मतलब डिफाइंड हुआ। तो इसके यहां से नहीं डिफाइंड हो रहा है, इसके आगे से डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि अब इसके यहां से डोमेन ऑफ फंक्शन क्या मिलेगा, यहां से डोमेन ऑफ फंक्शन मिलेगा तुमको 2 कॉमा इनफाइनाइट। अब देखो इधर क्यों, मैंने तो ये इनफाइनाइट का तो तुमको आ गया होगा, क्योंकि जहां इनफाइनाइट वहां ओपन इंटरवल। इधर क्यों ओपन लगाया, क्यों, क्योंकि 2 पे नहीं मिल रहा है, 2 के आगे मिल रहा है। तो ओपन इंटरवल हमारा यही कहता है कि a कॉमा b अगर ओपन इंटरवल में है तो इसका मतलब क्या है कि a से अधिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, a से आगे की वैल्यूज मिलेगी। इसको नोट डाउन करो, फिर हम और क्वेश्चन इस पे रूट वाले पे कर लेते हैं। ठीक है जी बेटा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ फंक्शंस पढ़े, 2 फंक्शन और पढ़े, जो दोनों फंक्शन कहाँ थे, स्क्वायर रूट में थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम और 2 एग्जांपल करेंगे। ठीक है, ये भी फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट में है, इसको भी निकालने का सेम तरीका, बट इसके डोमेन्स क्या आएंगे, थोड़े डिफर आएंगे। ठीक है, जो चेक करते हैं कैसे डोमेन डिफर करता है। ये देखो, ये फंक्शन न्यूमरेटर में है, स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ से डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे तुम लोग, डोमेन निकालने का सिंपल सा तरीका कि आप fx को क्या करोगे, ग्रेटर और इक्वल्स टू क्या करोगे, 0 का। तो ये मिलेगा x² -9 ग्रेटर और इक्वल्स टू क्या, 0।
तो इसका मतलब कि x माइनस 3 और x प्लस 3 ये भी क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टराइज। अब यहाँ से दो वैल्यू इंफिनिटी 3, ये माइनस 3 और ये माइनस इनफाइनाइट। अब चेक करो किस इंटरवल में ये वैल्यू फाइनाइट आ रही है या डिफाइन हो रहा है और किस में फाइनाइट या डिफाइन नहीं हो रहा है। तो -3 से छोटा कुछ रख के देखो, मैं यहाँ रफली कर रहा हूँ। तो -3 से छोटा तो -4 रख के देखो। -4 पे क्या होगा, 16 - 9 रूट में आएगा, ये क्या है √7 डिफाइंड है, मतलब इसमें क्या है डिफाइंड है। -3 रख के देखो तो क्या आएगा, 9 - 9 तो ये भी 0, ये भी डिफाइंड हुआ, मतलब कि यहाँ तक ये क्या हुआ डिफाइंड हो गया, यहाँ से आगे और इसके पहले डिफाइंड हो गया। -3 से बड़ा कुछ रख के देखो, तो -3 से बड़ा मैं रख दूँ 2, तो 2 रखने पे 4 और -9 √5, मतलब यहाँ डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान सुनते रहना। ठीक है, चलो अब देखो 3 रख के देखते हैं हम लोग यहाँ, तो 3 का स्क्वायर 9 - 9 0, 0 एक फाइनाइट है। 0 तब फाइनाइट है अगर वो क्या होता है न्यूमरेटर में आता है, लेकिन अगर 1/0 करके आता है तो वो क्या आता है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पे भी डिफाइंड हो गया। 3 से बड़ी वैल्यू कुछ रख लेते हैं हम लोग, 4 5 6 7 रख लें, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 9 गया 40, तो इधर भी डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो मतलब ये डिफाइंड हो गया। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा -∞, -3 यूनियन 3, ∞। अब किसी किसी को लग रहा होगा यहाँ क्यों क्लोज लगाया है, यहाँ क्यों ओपन लगाया है। एक बात समझो, जब भी इन्फिनिटी आता है इधर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हर उस केस में वहाँ क्या होगा ओपन इंटरवल होगा। दूसरी चीज यहाँ देखो, ये ग्रेटर और इक्वल्स टू है, तो मतलब ये 3 -3 क्या होगा उससे छोटा भी होगा और -3 के बराबर भी आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि और वैसे भी देखो -3 पे क्या आ रहा है, ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है ना, ऐसे ही 3 पे भी फाइनाइट वैल्यू, तो इसीलिए क्या होगा -3 और 3 को इंक्लूड करेगा। चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप सेम क्वेश्चन है, बस वो क्या आ गया डिनोमिनेटर में आ गया। तो अब जब डिनोमिनेटर में आया तो डोमेन क्या होगा, यहाँ इक्वल्स 0 था, यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, तो f(x) ग्रेटर देन 0। तरीका सेम, तो x² - 9 ठीक है ग्रेटर देन 0, ये x - 3, ये x + 3। अब एक्सप्लेन तो करना नहीं है कुछ यहाँ से, बस लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंज होगा, ग्रेटर देन 0। ये भी वही तरीके से, ये 3 -3 -∞ +∞, यहाँ डिफाइंड है, यहाँ नहीं डिफाइंड है, यहाँ डिफाइंड है, इसी तरह से सेम तरह से। बस अब यहाँ डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा ना, उसमें चेंज क्या आएगा, इंटरवल्स का चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा ध्यान समझो, यहाँ देखो, यहाँ -3 पे तो फाइनाइट वैल्यू आई थी, लेकिन जब हम यहाँ -3 रख के देखेंगे तो ये 9 - 9 नीचे आ रहा है, तो उस पर 0 आएगा और 1/0 टोटल क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ इंटरवल क्या हो जाएगा -∞, -3 यूनियन 3, ∞। मतलब ये है कि ऊपर वाले फंक्शन में ये -3 और 3 को इंक्लूड कर रहा था, नीचे वाले फंक्शन में -3 के पहले आ रहा है और 3 के बाद आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सिर्फ होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम डोमेन निकालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके क्या है और भी टिपिकल कह सकते हो या और भी लॉजिकल ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जिसके हम क्या करेंगे डोमेन निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, और थैंक यू।